Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. Now we will study Operon model. Okay, Operon model. Operon मॉडल क्या होता है? ठीक है, इससे पहली वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, रेप्लिकेशन पढ़ा, उनका ट्रांसक्रिप्शन के केस में कैसे मॉडिफिकेशन होता है यूकैरियोट्स में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि जो जीन का एक्सप्रेशन है, कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक सिस्टम प्रेजेंट है। कैसे वो जीन एक्सप्रेस होगी, कब उस जीन को एक्सप्रेस होना है, कब उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होना है। एक्चुअली हमारी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स की जीन्स प्रेजेंट होती है। एक टाइप की जीन तो ऐसी है जिसको ऑल टाइम एक्सप्रेशन होना है, जिसका एक्सप्रेशन ऑल टाइम होना है। ठीक है, तो ऐसे जीन्स जिनको हर समय एक्सप्रेस होना है, जिसका जो प्रोडक्ट है, जीन का प्रोडक्ट क्या है, एंजाइम और प्रोटीन, तो वो ऑलवेज रिक्वायर्ड है, हमेशा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में। ऐसे एंजाइम्स जैसे आप मान लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एंजाइम्स हैं। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व जो एंजाइम्स हैं, तो उन एंजाइम्स को ऑल टाइम एक्सप्रेस होना है। तो ऐसे जीन्स जिनका एक्सप्रेशन हमेशा होगा, दैट जीन्स आर कॉल्ड हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ जीन्स की, हाउस कीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स जिनका एक्सप्रेशन हमेशा होगा, हमेशा वो उनका प्रोडक्ट बनेगा। हाउसकीपिंग जीन्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, या आप ये बोलिए कि इनका ये जीन हमेशा एक्सप्रेस होंगी या इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बनेगा। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, हम खाना खा रहे हैं, उस खाने के बाद हम अलग अलग टाइप के फंक्शन हमारी बॉडी में हैं, तो हर फंक्शन के लिए, चाहे वो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन है या हमारा फिजिकल फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन है या मेंटल फंक्शन है, हर फंक्शन के लिए हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एटीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का, वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो एक एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस में रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, 10 स्टेप्स की प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो उन एंजाइम्स का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलवेज हमेशा हमारी बॉडी में है। तो वो जीन्स, उन एंजाइम्स को बनाने वाले जो जीन्स हैं, those genes are called housekeeping genes, or we can say those genes are a kind of housekeeping genes जिनका एक्सप्रेशन हमें ऑलवेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो जीन्स हमारी क्या है? हाउसकीपिंग जीन्स। इन जीन्स के अलावा कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स जिनका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन का फंक्शन है। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स। तो ये जीन्स ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं होती है, हमेशा एक्सप्रेस नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ जीन्स ऐसे हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमको एक पर्टिकुलर पीरियड में है। तो ऐसे जीन्स जो ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस होंगे, उन जीन्स को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, तो अब ये रेगुलेटरी जीन कैसे एक्सप्रेस होती है, इनका एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, उसकी स्टडी हम करेंगे ओपेरॉन मॉडल के थ्रू। ओपेरॉन मॉडल क्या है? सबसे पहले इस मॉडल को जो प्रपोज किया गया वो 1961 में प्रपोज किया गया। ये मॉडल, ओपेरॉन मॉडल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनोड, फर्स्ट प्रपोज्ड in 1961 by Jacob and Monod. Jacob and Monod ने इसको प्रपोज किया है, इस मॉडल को, फर्स्ट ऑफ ऑल 1961 में। ठीक है, तो ये मॉडल हमें क्या बताता है कि जो जीन्स का एक्सप्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है।
ठीक है। रेगुलेशन का हम यहाँ पे बात करें, डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं ओपेरॉन मॉडल। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वो है हमारा लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक्टोज ओपेरॉन जिसको बोलते हैं हम। तो और इन्होंने जैकब एंड मोनोड ने इस मॉडल की जो स्टडी की, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया वो बैक्टीरिया में किया, ठीक है। बैक्टीरिया में उन्होंने इस मॉडल को आइडेंटिफाई किया और उसको एक नाम दिया ओपेरॉन मॉडल। ये है क्या ओपेरॉन मॉडल? इट्स एक यूनिट है, एक टाइप की यूनिट है जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है, कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन है। इनकी एक यूनिट का मतलब एक पूरा एक पार्ट जिसमें ये कुछ सीक्वेंस, कुछ इसके सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओपेरॉन यूनिट, ठीक है। इट इज़ अ यूनिट, ओपेरॉन इट इज़ अ यूनिट of gene expression, it is a unit of gene expression regulation, unit of gene expression and regulation, expression and regulation दोनों की एक यूनिट है। it is a unit of gene expression and regulation in bacteria, बैक्टीरिया में ओपेरॉन मॉडल यहाँ पे जो ये स्टडी हुआ है इन बैक्टीरिया, which includes, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? includes क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, पहला जो इसमें एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चरल जीन। देन कंट्रोल एलिमेंट। नाउ व्हाट इज कंट्रोल एलिमेंट? कंट्रोल एलिमेंट में हमारी दो चीज़ें आएंगी इसमें, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये दोनों चीज़ें, प्रमोटर एंड ऑपरेटर दोनों चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल एलिमेंट के अंदर आती हैं, प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट इसका यूनिट का पार्ट है दैट इज रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे मिलके एक ओपेरॉन यूनिट बना रही है, ये तीन चीज़ें मिलके क्या बना रही है? एक ओपेरॉन यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट जो ओपेरॉन डिस्कवर हुआ उस ओपेरॉन का नाम था लैक ओपेरॉन, ठीक है। फर्स्ट ओपेरॉन टू बी डिस्कवर्ड इज नोन एज लैक ओपेरॉन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट ओपेरॉन to be discovered, first operon to be discovered known as lac operon, known as lac operon, और इसको हम लैक्टोज ओपेरॉन भी बोलते हैं, लैक्टोज ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन एंड लैक्टोज ओपेरॉन, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा ओपेरॉन सिस्टम था वो हमारा डिस्कवर जो हुआ वो था लैक्टोज ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन, जिसकी जो लेंथ थी वो अप्रॉक्सीमेटली डीएनए में 6000 बेस पेयर प्रेजेंट है। एक ओपेरॉन यूनिट इतने बेस पेयर की होती है, 6000 बेस पेयर की। एक अप्रॉक्सीमेट वेट वो है इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, एक डीएनए में अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन अगर प्रेजेंट है तो वो 6000 बेस पेयर का स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब ये लैक ओपेरॉन है क्या? देखिए, अगर हम किसी भी सेल को ग्रो कराते हैं, किसी भी सेल को जब हम ग्रो करा रहे हैं आर्टिफिशियली, और उस ग्रोथ के लिए आपको पता है कि ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हमारा कार्बन सोर्स होता है,
नाइट्रोजन सोर्स होता है, और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलके हमारे बायोमोलिक्यूल्स या हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट बने, उनका ब्रेकडाउन होगा, तो उससे फिर क्या बनेगा, एटीपी बनेगी, और वो एटीपी फिर हमारी किसके लिए यूज होगी, हमारी फर्दर जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या अदर जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटी के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कहाँ से हम कर रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन से। और एटीपी कब बनेगा, जब हमारे बायोमोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम अपनी एक सेल को ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया की सपोज, और इसके न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, और यहाँ पे हमने दो न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट है, सपोज ग्लूकोज है एक, ठीक है, और एक दूसरा है लैक्टोज। ठीक है, दो न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, टू फॉर्म्स में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, दो बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, वेयर ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड एंड लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। ठीक है, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मीन्स ये दो मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है, और वो दो मोनोसैकेराइड्स क्या है, एक है ग्लूकोज और दूसरी है गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फॉर्म्स लैक्टोज, राइट। सो लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, या हम कहें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर जो है वो हमारी क्या है, ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगी और जिसका ब्रेकडाउन होकर हमको एटीपी बनेगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, डाइसैकेराइड प्रेजेंट है, तो उसका पहले ग्लूकोज में ही कन्वर्जन होगा, वो एज इट इज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी बॉडी में है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी बनेगी, और अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज डेफिशिएंट हो गया है लेकिन कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तो जब तक उनका कन्वर्जन नहीं होगा ग्लूकोज में, तब तक उनके होने का कोई फायदा नहीं, आपका एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों चीजें ऐसे प्रेजेंट अगर हैं, तो सेल की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यूज अप ऑफ ग्लूकोज। सेल हमेशा ग्लूकोज का ही यूज करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ग्लूकोज होगी, क्योंकि ग्लूकोज सीधे आपका ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा। ठीक है, और अगर ग्लूकोज नहीं है तब हमारी सेल किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट को देखेगी और उसको फिर उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और तब वो क्या होगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो फर्दर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब हमारा जो ये ओपेरॉन मॉडल है, जो हमारा लैक ओपेरॉन है, ये क्या बताता है, लैक ओपेरॉन हमको ये बताता है कि लैक मीन्स लैक्टोज, किस टाइम पे लैक्टोज, अब जो लैक्टोज है जब उसका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्जन होता है वो एक एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है, इस लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्जन एक एंजाइम के थ्रू होता है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो आपका लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब जो ये ग्लूकोज बनी, फिर ये ग्लूकोज जाएगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस में और आपका एटीपी बनेगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज डेफिशिएंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन और फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन पहले होगा, और उनके कन्वर्जन के लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन हैं, उन्हीं जीन को हम यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स कह रहे हैं, या जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स कह रहे हैं, जिनकी फॉर्मेशन से आपका ये लैक्टोज कन्वर्ट होगा और फिर आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये बताने का मतलब था कि जो हमारा ग्लूकोज है वही प्राइमरी सोर्स होता है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो उस टाइम पे, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो कैसे लैक्टोज का कन्वर्जन होगा और एटीपी प्रोड्यूस होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, तो वो हमको कहाँ से पता चलता है, हम लैक ओपेरॉन के थ्रू उसको समझ सकते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखिए, लैक ओपेरॉन
एक यूनिट है, अगर हम उस यूनिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से एक यूनिट ये फॉर्म होगी। It's a unit which consists of 3 elements. अब वो 3 elements क्या हैं? एक है ये, देखो ये आपके डीएनए है, ठीक है, ये है आपकी आई जीन है, ये आई जीन, इसको हम आई से ही डिनोट करते हैं। आई का मतलब है यहाँ पे, आई है आपका रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, ये है आपका रेगुलेटरी जीन वाला पार्ट। इतना जो पार्ट है वो रेगुलेटरी जीन वाला है। जो रेगुलेटरी जीन जो प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो आपका प्रोडक्ट रिप्रेसर भी हो सकता है। रिप्रेसर मीन्स किसी की एक्टिविटी को सप्रेस करना, रोकना, और वो आपका एक्टिवेटर भी हो सकता है। रेगुलेटरी जीन आपकी सप्रेसर भी प्रोड्यूस कर सकती है और एक्टिवेटर भी प्रोड्यूस कर सकती है। समझ में आ रहा है? सप्रेसर अगर प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस मेजर जीन जो है जिसका एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे देखना होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन से पहले भी ऐसे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ये तो हमारा हो गया आई वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो हमारा होता है प्रमोटर पी, फिर उसके बाद आता है हमारा ओ, ये है हमारे कंट्रोल एलिमेंट, पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? कंट्रोल एलिमेंट जो कंट्रोल करेंगे स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसके बाद हमारे स्ट्रक्चरल जीन आते हैं जिनको हम जेड, वाई और ए से डिनोट करते हैं, राइट। जेड, वाई एंड ए, इससे हम डिनोट करते हैं अपने कंट्रोल जीन, स्ट्रक्चरल जीन को। ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन इज दैट पार्ट विच एक्सप्रेस, या जिसका एक्सप्रेशन हमको देखना है वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। जो मेन पार्ट है, मतलब जो आपके लैक्टोज का कन्वर्जन करना है वो इसी जीन से होगा, इस स्ट्रक्चरल जीन से ही। अब स्ट्रक्चरल जीन में भी यहाँ पे 3 जीन है, एक है जेड, एक है वाई, एक है ए। इसको हम लैग जेड भी बोलते हैं, लैग जेड, लैग वाई और लैग ए, ठीक है। ये 3 जीन है, लैग जेड, लैग वाई और लैग ए। अब इसमें से जो मेजर जीन है जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो लैग जेड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेजर जीन ये है। लैग वाई एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि लैक्टोज को सेल में, लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री को हेल्प करता है, उसकी एंट्री में हेल्प करता है। परमिएजेज एंजाइम है वो, गैलेक्टोसाइड परमिएजेज, जो लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री में हेल्प करता है। और जो लैग ए है, इस जीन का इस ओपेरॉन में कोई ऐसा रोल नहीं है। लैग ए का ओपेरॉन मॉडल में, लैग ओपेरॉन में किसका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है, ये अदर फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर है जीन वो है लैग जेड जीन, इसी का प्रोडक्ट हमारे लैग ओपेरॉन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो देखिए आई रेगुलेटरी जीन। अब जो ये रेगुलेटरी जीन है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रिप्रेसर। एक प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं हम रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी जीन आई हमेशा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। लैक आई भी इसको बोलते हैं, लैक आई। तो लैक आई हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे अगर लैक आई की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता, रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होती, हो सकता था वो कुछ एक्टिवेटर्स प्रोड्यूस करे, बट लैक आई ऑलवेज प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन क्या होता है? देखिए प्रमोटर रीजन से ही आपको पता है, जो हमारा अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन हमारा जब होगा, ठीक है, ये डीएनए है,
इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, फिर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाएगा। हमको एंजाइम ही तो चाहिए, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन। वो कब बनेगा? जब ये डीएनए ट्रांसक्राइब होकर पहले एमआरएनए बनाएगा और फिर एमआरएनए ट्रांसलेट होकर हमारा क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आरएनए पॉलीमरेज की। अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है? हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किससे करता है? प्रमोटर रीजन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए प्रमोटर को ही तो रिकॉग्नाइज करता है, फिर प्रमोटर के आगे वो मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो पी रीजन है, प्रमोटर रीजन इज आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग रीजन। आरएनए पॉलीमरेज इसी से बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग रीजन। ठीक है, यहाँ पे होगी। अब ऑपरेटर क्या होता है? जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज ये सपोज आके बाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का। तो अगर ऑपरेटर पे कोई रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज को ये मूव करने देगा आगे को, और आरएनए पॉलीमरेज इजीली आगे को मूव करता जाएगा और इन जीन्स को एक्सप्रेस करता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन इसके साथ जाके बाइंड कर जाती है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है उसकी जो बाइंडिंग होती है ऑपरेटर रीजन से होती है। जो हमारा लैक आई है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर जाती है तो फिर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसके आगे अब मूव नहीं कर पाएगा, तो ये जीन हमारी एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गई तो ये आगे मूव नहीं करेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर आगे मूव नहीं करता है तो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ हम अभी लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। लैक ओपेरॉन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई। अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे बनती है, इसकी भी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इस रिप्रेसर प्रोटीन की 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक बाइंडिंग साइट से तो वो अपने ऑपरेटर से बाइंड करता है, ठीक है, और दूसरी उसकी बाइंडिंग साइट इस तरीके से ये है, रिप्रेसर प्रोटीन बना सपोज, इसमें इसके पास 2 चीज़ों के लिए एफिनिटी है। एक तो क्या, ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा, दूसरी इसके लिए एफिनिटी है लैक्टोज के लिए। जो लैक्टोज हमारी शुगर है उसके लिए रिप्रेसर प्रोटीन हैज़ 2 बाइंडिंग एफिनिटीज, वन फॉर ऑपरेटर रीजन एंड अदर फॉर लैक्टोज। अब अगर हमारे सिस्टम में हमने ये सारी चीज़ें कहाँ का हो रही है, अगर ये मान लीजिए पेट्री प्लेट के अंदर ये सारी सेल को हमने एक ग्रो कराया है, वहाँ ग्लूकोज ना होके वहाँ पे क्या है, लैक्टोज है। अब सेल को तो ग्रो करना ही है, वो भले ही लैक्टोज को कन्वर्जन के बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस करा के करे या कैसे भी करे, सेल ग्रो करेगी। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस टाइम पे फिर इसको लैक्टोज के कन्वर्जन के लिए हमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए, तो सिस्टम इस लैक्जेट जीन को एक्सप्रेस कराएगा। लैक्जेट जीन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे सिस्टम में जो हमारा ओपेरॉन सिस्टम, ये सिस्टम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी रिप्रेसर प्रोटीन आई, जो इसकी प्रोटीन है वो रिप्रेसर जीन प्रोड्यूस करेगी आई, ठीक है, और लैक्टोज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ, तो उसका जो लैक्टोज बाइंडिंग रीजन है उससे जाके लैक्टोज बाइंड हो जाएगा। तो जब इससे लैक्टोज बाइंड हो जाएगा तो फिर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता है। रिप्रेसर प्रोटीन से अगर लैक्टोज बाइंड कर जाएगा तो फिर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो पॉलीमरेज आपका इजीली आगे को मूव करता जाएगा और ये जीन आपकी एक्सप्रेस होंगी। बीटा लैक्जेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगी और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फिर क्या करेगा, लैक्टोज का कन्वर्जन कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब आपका फ्री ग्लूकोज जैसे ही सेल को मिलेगा तो सेल उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कराएगा और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आपका एटीपी प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो यही काम करता है लैक ओपेरॉन। अब देखिए, लैक्टोज इसके साथ बाइंड हुआ, लैक्टोज की यहाँ पे बाइंडिंग हुई
और इसकी बाइंडिंग ने क्या किया, इसको इंड्यूस किया। लैक्टोज की बाइंडिंग ने ओपेरॉन सिस्टम को इंड्यूस किया। इंड्यूस मतलब उसको इनिशिएट किया, उसको बढ़ाया, स्टिमुलेट किया, ठीक है। तो इस वजह से इस लैक ओपेरॉन को बोला जाता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। आप 2 टाइप के ओपेरॉन पढ़ेंगे, एक तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी होते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में क्या हुआ, देखिए जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट किसका, जो मेन सबस्ट्रेट क्या है हमारे यहाँ पे, लैक्टोज। लैक्टोज के कन्वर्जन के लिए ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मेन सबस्ट्रेट लैक्टोज, जिसपे हमारा मेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ने खुद इंड्यूस किया है सिस्टम को, अब जीन के एक्सप्रेशन को, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे अगर वो सबस्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में उसको एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास पहले से ही कोई चीज़ प्रेजेंट है, हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी हम उसको क्यों प्रोड्यूस करें, हमारा जीन क्यों उसको एक्सप्रेस करे, क्यों उस जीन का एक्सप्रेशन हो। क्योंकि सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं एंजाइम डिपेंडेंट है। एंजाइम बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो पूरी प्रोसेस बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूमिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर कोई सबस्ट्रेट ऑलरेडी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में वो सबस्ट्रेट क्या करता है, अपने उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। तो जब सबस्ट्रेट जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, तो उसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। और जहाँ पे सबस्ट्रेट खुद इंड्यूस कर रहा है जीन के एक्सप्रेशन को, तो उसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो यहाँ पे हमारा जो लैक ओपेरॉन क्या है, वो इंड्यूसिबल, लैक्टोज क्या ही हमको कन्वर्जन करना था। तो यहाँ पे लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो गया। जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, तो फिर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। और अगर रिप्रेसर और लैक्टोज नहीं होगा, लैक्टोज यहाँ पे नहीं है, हमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑपरेटर यहाँ पे, ऑपरेटर से जाके ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है और हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है वो वहीं पे स्टॉप होगा। उसके आगे एक्सप्रेशन, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपेरॉन सिस्टम बताता है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन इज अ यूनिट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स हैं वो, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर ऑपरेटर एलिमेंट और स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन हमारी 3 है, लैक-जेड, लैक-वाई और लैक-ए। तो लैक-जेड प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, दैट एंजाइम यूजफुल टू कन्वर्ट lactose into glucose and galactose, because glucose is a primary कार्बन सोर्स हम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेल को ग्लूकोज ही रिक्वायर्ड होता है मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या प्राइमरी मेटाबॉलिक फ्यूल हम ग्लूकोज को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि लैक ओपेरॉन is a lactose operon where conversion of lactose occur with the help of an enzyme beta galactosidase, and when this beta galactosidase produce, कब ये beta galactosidase produce होती है, जब हमारा ये सिस्टम लैक ओपेरॉन सिस्टम, ये जीन, स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होती है। कब एक्सप्रेस होगी, जब लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर देगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है। लैक्टोज की रिप्रेसर से बाइंडिंग होने पे रिप्रेसर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। अदरवाइज रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर से बाइंड करके इसके पॉलीमरेज के जो पाथ है, पॉलीमरेज का जो रोड है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसके जो लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, लैक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लैक नेगेटिव होगा तो जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, लैक पॉजिटिव होगा तो जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। देखो, लैक नेगेटिव होने का मतलब
सिस्टम में लैक्टोज नहीं है तो इजीली रिप्रेसर जाके यहाँ पे बाइंड कर देगा, तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। इन केस ऑफ लैक नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन स्विच्ड ऑफ, इन केस ऑफ लैक पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन अकर। ठीक है, तो मैं इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रही हूँ। लैकजेट मैंने लिख दिया, लैकजेट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम which converts lactose into glucose and galactose. Next है LAC-Y. LAC-Y produce galactoside permease, galactoside permease जो क्या करता है, which helps in the entry of lactose into the cell, जो लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री में हेल्प करता है। ठीक है, और विच ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोज इनटू सेल, जो लैक्टोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है, दैट इज LAC-Y। अब आप ये मान लीजिए कोई सेल है वो ग्लूकोज भी डेफिशिएंट है और वो उसमें लैक्टोज की भी डेफिशिएंसी है या बहुत कम अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो वो सेल कैसे ग्रो करेगी? तो उस केस में जो LAC-Y जीन है वो उसकी जो एडजेसेंट सेल होगी, हो सकता है वहाँ पे लैक्टोज अब आपका अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वहाँ से उसकी एंट्री को परमिट करेगा, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेगा दूसरी सेल से उस सेल के अंदर। ये काम किसका है? LAC-Y का, जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम। और LAC-A प्रोड्यूस करता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि जिसका लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लैक ओपेरॉन फंक्शन करता है। लैक ओपेरॉन सिस्टम यही हमारा क्या है? लैक ओपेरॉन सिस्टम है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जीन LAC-जेट का एक्सप्रेशन हमको देखना है कि वो होगा या नहीं होगा। लैक्टोज प्रेजेंट है तो होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो नहीं होगा। तो अगर सबस्ट्रेट लैक्टोज की प्रेजेंट में हो रहा है एक्सप्रेशन, तो सच काइंड ऑफ ओपेरॉन्स आर नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, राइट? तो ये था हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। ओके, सो इसके अलावा एक इंड्यूसर और होता है यहाँ पे, एक टाइप का इंड्यूसर हम और पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर। ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर, GRATUITOUS, एक इंड्यूसर और होता है जिसको हम ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर बोलते हैं। अब ये ग्रेट्यूशियस इंड्यूसर क्या है? देखो यहाँ पे जो हमारा ये था इंड्यूसर लैक्टोज, वो सबस्ट्रेट भी था इस सिस्टम के लिए, उसी का ही हमको कन्वर्जन देखना था। तो दैट लैक्टोज इज ऑल्सो एक्ट एज सबस्ट्रेट। Gratuitous inducers are those type of inducers which do not itself act as substrate but can induce the operon system. ठीक है, gratuitous inducer substrate नहीं होंगे but उसको induce करेंगे, which do not itself inducer, वो खुद inducer नहीं है, but can induce the operon system, can induce the operon system, induce the operon system. Such inducers are called gratuitous inducers. आपको gratuitous inducer की definition पूछी जा सकती है, उसका kind पूछा जा सकता है, example पूछा जाता है। तो इसका जो major example है वो है IPTG, isopropyl thiogallactosidase, IPTG, isopropyl thiogallactoside, isopropyl thiogallactoside, IPTG is an example of gratuitous inducer. ये important question है। gratuitous inducer क्या होता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेल में लैक्टोज नहीं है प्रेजेंट, और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा
आपके पास इंड्यूसर है, IPTG एक वहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो क्या लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा? ये क्वेश्चन बन सकता है। सेल में ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है विच इज नोन एज IPTG, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। सो इन दैट केस लैक्टोपेरॉन विल बी स्विच ऑन और ऑफ, क्या होगा? तो ग्रेट्यूसियस इंड्यूसर अगर IPTG प्रेजेंट है तो उस केस में भी हमारा लैक्टोपेरॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑन होगा, जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो ग्रेट्यूसियस इंड्यूसर्स आर दोज इंड्यूसर्स which do not itself act as substrate but can induce the operon system are known as gratuitous inducers. An example है इसका IPTG, isopropyl thioglycoside. Okay, so that's it all about lac operon system. So thank you.